तो कक्षा 9वीं के छात्र इतने ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि हमारा 9 दिसंबर को, भाई 9 दिसंबर को हमारा पेपर है, हमारे पेपर के लिए आप एक प्रश्न पत्र लाइए। देखिए इसको आप पूरा यदि कंप्लीट कर लेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे अंक अचीव करेंगे। देखिए आपको 1 से लेकर के आपके 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर है ना, सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देने वाला हूँ और पूरा का पूरा हम यहाँ पे मॉडल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो में बने रहना है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देख करके जाना है, इनको याद कर लेना। देखिए आपको समय 3 घंटे परीक्षा में मिलने वाला है और आपका पूर्णांक जो है 75 नंबर का भाई रहने वाला है। और देखिए जो भी छात्र भैया नया है चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल पर, है ना। जानकारी टीच को बिल्कुल याद रखना भाई। देखिए निर्देश सबसे पहले पढ़ लेते हैं। निर्देश है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है ना। देखिए सेकंड है आपका प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ, मतलब 1 से 5 तक आपके 6 अंक के वस्तुनिष्ठ दिए गए हैं। प्रत्येक पर क्या है 1 अंक निर्धारित, मतलब 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ है। अगला है आपका 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न है ना। अंक 2 अंक का है प्रत्येक प्रश्न, है ना। शब्द सीमा 30 शब्द है। इसके बाद आप 18 से 20 तक आपके 3 नंबर के, 21 से 23 तक आपके 3 प्रश्न है, मतलब 3 प्रश्न है जो कि 4 अंक के है ना। और यह प्रश्न पत्र केवल अभ्यास हेतु नमूना है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके प्रश्न। देखिए सबसे पहले भाई सही विकल्प देखेंगे जो कि आपके 6 नंबर आपके पेपर में कंप्लीट करेगा। भाई 9 दिसंबर को आपको गर्दा उड़ा देना है पेपर में, है ना। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कबीरदास की एक रचना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं साकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र, यामा, है ना। तो कबीरदास जी की एक रचना है बीजक, है ना। आपको आंसर क्या लगा लेना, बीजक, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कैदी और कोकिला किसकी रचना है। तो कैदी और कोकिला जो है माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है, तो बिल्कुल से इसे याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है काव्य के भेद हैं। तो काव्य के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, दृश्य काव्य होता है और श्रव्य काव्य होता है। बिल्कुल से भैया इसे याद कर लो, पेपर में छपने वाला है ना। काव्य के भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अगला क्वेश्चन आपका कहता है 2 बैलों को कहां बंद कर दिया गया था, मतलब उन्हें कहां रखा गया था। तो कांजी हाउस में, कहां पे, कांजी हाउस में, बिल्कुल याद रखना। 12 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 5वें नंबर का प्रश्न। भैया कह रहा है समाज के प्रकार हैं, है ना, समास के, सॉरी हाँ, समास के प्रकार हैं। तो समास भैया 6 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल से याद रख लो, दिमाग में बिठा लो। अगला क्वेश्चन आपका कहता है इस जल प्रलय में, है ना, ये आपकी पाठ में, ये इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो रिपोर्टाज में लिखा गया है, इसे रिपोर्टाज में, है ना। बिल्कुल एनर्जी के साथ पूरा देखो यार, पूरा देखो, पूरे क्वेश्चन करने हैं हमें। आंसर मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, बिल्कुल सभी 1 से लेकर 23 तक पूरे आंसर, पूरा सॉल्यूशन मैंने करके रखा है ना। देखिए पहला आपका रिक्त स्थान कहता है जायसी का खालिस्तान प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो कौन सा है, पद्मावत, इसको टिक लगा लो। इसी तरीके से देखिए आप अच्छी तरीके से कॉपी में आंसर लिखिएगा, है ना। मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। कैदी और कोयल दोनों ही खालिस्तान, है ना, कैदी और कोकिला दोनों ही खालिस्तान देश के वासी हैं। तो कौन से, गुलाम देश के वासी हैं, बिल्कुल से याद रखना। नेक्स्ट हमारा करुण रस का स्थायी, बिल्कुल सभी कंप्लीट करवाए हुए भाई मैंने, रस तो पढ़ाए हुए हैं, है ना। शोक, है ना, शोक इसका आंसर आप याद रखिएगा भैया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है एकांकी में खालिस्तान अंक होते हैं। एकांकी में कितने अंक होते हैं, 1 अंकी। देखिए इसी से उच्चारण ही निकल रहा है, 1 अंकी, 1 अंक, है ना, 1 अंक होता है इसमें, याद रख लो। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये रहेगा आपका 1 अंक, है ना। इसी तरीके से आपको लिखे हुए आंसर अभी दिखा दूंगा बाद में। देखिए बेशब्दांश जो शब्द बनाते, है ना, शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं, खालिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपसर्ग या प्रत्यय क्या कहलाते हैं भाई, आरंभ में, यानी कि आगे लगते हैं। तो क्या, उपसर्ग, उपसर्ग सामने लगते हैं, प्रत्यय जो है पीछे लगते हैं। तो उपसर्ग भैया याद रखना है ना। अगला है आपका रेणु का पूरा नाम क्या था। तो रेणु का पूरा नाम था फणीश्वरनाथ रेणु, इन्हीं की रचना है इस जल प्रलय में। किसकी रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु की, बिल्कुल से इनका आंसर ये टिक लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है भैया, देखिए सत्य सत्य के रूप में। पहला क्वेश्चन सत्य सत्य हमारे 6 नंबर के हैं, सत्य सत्य, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कबीर एक समाज सुधारक थे। तो इसका हो जाएगा बिल्कुल सत्य है आपका, है ना। इसको इस तरीके से आपको एग्जाम में सत्य लिख देना है ना, उत्तर पुस्तिका में। नेक्स्ट है आपका जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन कहते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट भैया हमारा कहता है रामचरितमानस एक महाकाव्य है। तो ये भी हमारा सत्य है। इसके बाद अगला नेक्स्ट हमारा कहता है तिब्बती जमीन छोटे बड़े जमींदारों में बंटी है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा भैया। नेक्स्ट है उत्थान का विलोम उन्नति है। तो उत्थान का क्या होता है, उत्थान का पतन होता है, विलोम। इधर क्या लिखा है, उन्नति। तो ये आपका क्या है, क्रॉस कर देंगे इसे, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सभी आंसर जो है सत्य सत्य के हो जाते हैं। एक और रह गया है ना, चलिए आगे देख लेते हैं उसको। आगे आपका देखिए पूरा प्रश्न पत्र हम साथ में देखने वाले हैं। देखिए अगला भाई आपका आ जाता है यहाँ पर कितने नंबर का है ना, ये आपका आखिरी आपका ये सत्य सत्य था। नानी के मन में देश के प्रति, देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा, है ना। इस तरीके से इसको सत्य आपको
लिख देना भैया। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं सही जोड़ियां बनाइए। देखिए स्तंभ आ में स्तंभ बा में, है ना। तो 6 नंबर के शब्द शब्द हमारे कंप्लीट होते हैं। अब आ जाती है हमारी भारी 6 नंबर की सही जोड़ियां। देखिए तो इसे कैसे कंप्लीट कर लेना। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर आपको किससे मिलाना। इनकी रचना कौन सी है। इसकी रचना यहाँ पे इनकी रचना दी गई है सरस्वती पत्रिका। इसकी पहले से जोड़ी मिला देंगे, है ना। नेक्स्ट है उपन्यास सम्राट। भैया सबको पता है कि उपन्यास सम्राट कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद्र। ये जोड़ी आपकी कहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे फा से, है ना, एफ से मिल जाएगी। दूसरे की जोड़ी प्रेमचंद्र से मिल जाएगी। तीसरा है यात्रा का सजीव चित्रण। भैया तो यात्रा का सजीव चित्रण किसमें, यात्रा वृत्तांत में होता है। इसकी जोड़ी आपकी तीसरे की कहाँ मिल जाएगी, ई से मिल जाएगी। चौथा है आपका भाई नाटक। तो नाटक क्या है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। एक अंक ही होता है तो उसमें एक अंक होता है। नाटक में क्या होते हैं, अनेक अंक होते हैं। 4 से इसकी मिला देंगे। इसके बाद 5 है आपका भाई फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये क्या है, तो ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो 5 की इससे जोड़ी मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे इसकी डी से जोड़ी मिला देंगे। नेक्स्ट भैया आपका उल्लू बनाना। तो उल्लू बनाना है कि मूर्ख बनाना। तो इसकी जोड़ी सीधे ऊपर ले जाएंगे ट्यों, यहाँ पे मिल जाएगी मूर्ख बनाना, है ना। छठे से इसकी जोड़ी मिल जाएगी। देखो भैया चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि अगले विषय यानी कि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान हो गया, इंग्लिश हो गया, गणित हो गया, सबकी इसी तरीके से आपकी तैयारी हो सके, है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से। देखिए आगे आ जाते हैं हमारे 5 नंबर के, है ना। 5वें नंबर प्रश्न में आ जाते हैं आपके 6 नंबर के क्या है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। भाई पहला प्रश्न आपका कहता है गांव में शहरी मेहमान खाली दामाद की तरह सज धज कर कौन आया था। कौन आया था, मैं आंसर लिखते जाऊंगा। मेघ आए थे। कौन आया था, मेघ। आंसर याद रखना इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो भाई मैंने दोहा पढ़ाया हुआ है। दोहा के प्रथम चरण में जो है 13 मात्राएं होती हैं, है ना। 13 मात्राएं होती हैं प्रथम चरण में, है ना। 13 होते हैं और 11 होती हैं दूसरे में। इसके बाद है आपका जिस काव्य का जो है आनंद, जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है। देखिए हम इस देख तो सकते नहीं है ना, इसमें क्या क्या है, पढ़कर या सुनकर लिया जाता है। उसमें क्या कहते हैं, उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं, है ना। अभी हमने पढ़ा आगे दो भेद होते हैं काव्य के, है ना। इसे हम पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं श्रव्य काव्य। देख सकते हैं उसे भाई दृश्य काव्य। ये श्रव्य, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको उत्तर लिखना है साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद, यही आपके उपन्यास सम्राट हैं, यही आपके जो है साहित्यिक पुरखे हैं। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, तो प्रेमचंद्र। इसका हो जाएगा आपका उत्तर प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद लिख लीजिएगा। इसका अगला क्वेश्चन रहेगा आपका ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ है। ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसे एक तरीके से कह सकते हैं मतलब ठुकरा देना, है ना। छोड़ देना कह सकते हैं, छोड़ देना लिख दीजिएगा। या फिर लिख सकते हैं, सही लिखेंगे तो बिल्कुल अच्छी भाषा में, अस्वीकार करना, है ना। अस्वीकार, कोई भी चीज़ अस्वीकार कर देना, एक तरीके से अस्वीकार करना लिख दीजिएगा, चल जाएगा आपका। नेक्स्ट भैया हमारा आ जाता है और आपका लास्ट है ऑब्जेक्टिव में, इस जल प्रलय में पाठ की में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो इसे क्या है, प्रलयंकारी कहा गया है ना, प्रलयकारी, है ना। उसका नाम है पाठ का इस जल प्रलय में, और इसको क्या कहा है, बाढ़ के पानी को प्रलयकारी, प्रलयंकारी भी लिख सकते हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भाई हमारे 30 नंबर होते हैं कंप्लीट। 30 नंबर के हम ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट करवा चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है भैया। अगला है आपका छायावाद के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। छायावाद की विशेषता अथवा में क्वेश्चन दिया गया है ना। चलिए इनके हम उत्तर देख लेते हैं। मैं आपको एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दिखाते चलता हूँ। देखिए आपके सामने उत्तर दिया गया है, इसको बिल्कुल से अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए, लिख लीजिए, जैसा भी बने जल्दी से कर लीजिए, है ना। देखिए आपके सामने उत्तर दिया गया नई कविता की विशेषता। ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है, इसके अथवा वाले का उत्तर है। बिल्कुल से पूरा का पूरा उत्तर उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी बन रहा है भैया जल्दी से कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देख लेते हैं, कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की विशेषता आप देख सकते हैं, सादगी और प्रभावशीलता, ये सारा रहेगा। और आगे क्या रहेगा, उपमाओं और प्रतीकों का वर्णन है, इस तरीके से, है ना। और अथवा में था आपका सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की विशेषता। तो ये आपका उत्तर, उसका उत्तर दिया गया। मैंने पूरा सॉल्यूशन ये तैयार किया है ना, तो बिल्कुल से लाइक कर दो यार, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ, है ना। तो ये रहेगा आपका। अब देख लेते हैं भैया 8वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 8वें नंबर का प्रश्न कहता है कि कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है ना। 2 अंकीय प्रश्न है आपका। चलिए भैया इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहेगा आपका आंसर इसका, और अथवा वाले का आंसर भी साथ में दिया गया है, गांव को मरकत डब्बे, है ना। ये 8 का आंसर रहेगा, ये 8 के अथवा का आंसर, दोनों का उत्तर जो आपको अच्छा लगे बिल्कुल उसे याद कर लो, रट डालो, है ना। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 9वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। और इसके अथवा में क्वेश्चन हमारा दिया गया है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा जो है आपको उदाहरण सहित लिखनी है ना। तो दोहा छंद और अनुप्रास की परिभाषा मैं आपको उदाहरण सहित दिखा देता हूं। देखिए तो इन दोनों को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे।
ये रहेगी आपकी दोहा छंद की परिभाषा। इसमें क्या होता है, 13-13 मात्राएं में बटी होती हैं, 13-11 की अति से मात्राएं होती हैं, है ना। और उदाहरण आपका ये रहेगा, है ना, कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हैं, दोहा होना चाहिए। अथवा में अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, अनुप्रास अलंकार वह है जिसमें एक ही अक्षर का बार बार प्रयोग होता है। चल चल कर चंचल चराचर चकत, चाचा बार बार आ रहा है ना, तो एक होगा अनुप्रास अलंकार, बिल्कुल से याद कर लो इसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है भैया 11 नंबर का प्रश्न कहता है, 10 नंबर का सॉरी, 10 का है, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखिए, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो चलिए इनके आप यहाँ इन क्वेश्चंस को आंसर में देख लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको अंतर दिखा देता हूं भैया। अंतर आपके सामने रहेगा, देखिए इस तरीके से आपको लिखना है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर रहेगा। ये आपके सामने पूरा का पूरा आंसर इसका दिया जा रहा है ना। ये रहेगा 10 का, और ये 10वीं वाले के अथवा का ही आंसर आपके सामने दिया गया है। ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। रस के अंगों के नाम आपके स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव लिखे गए हैं, और ये महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर रहेंगे, है ना। ये महाकाव्य है, खंड काव्य, महाकाव्य खंड काव्य, दो अंतर आपके दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भैया प्रेमचंद्र की, है ना, मुंशी प्रेमचंद्र की दो रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली को की विशेषताएं लिखी, है ना। 2 नंबर का प्रश्न है आपका। अथवा में कहता है महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की आपको दो विशेषताएं लिखी हैं। तो चलिए इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, स्क्रीन पर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखिए वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, बढ़िया आपको दिखाई देगा भैया, है ना। देखिए मुंशी प्रेमचंद की दो रचना लिखते हुए उनकी भाषा शैली ये आपका रहेगा, है ना। 2 रचनाएं हैं, गोदान कफन, भाषा शैली की विशेषता इस तरीके से लिख दीजिएगा, है ना। और आपको महादेवी वर्मा की भाषा आपको रचना लिख देनी है, फिर इसकी विशेषता लिख देनी है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है 11 नंबर का कंप्लीट। चलिए आपका 12 नंबर प्रश्न भैया देख लेते हैं। देखिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं साथ ही। अथवा क्वेश्चन कहता है किस घटना ने सालेम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। तो चलिए भैया दोनों क्वेश्चन का आंसर आपके सामने दिखा देता हूं। देखिए ये रहेगा आपका 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा है, इसका आंसर दिया गया है। इसके बाद अथवा क्वेश्चन का आंसर रहेगा किस घटना ने सालेम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट भैया अच्छे तरीके से ले लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीचे आंसर दिया गया है, देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। और अथवा में क्वेश्चन कहता है कि कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखिए। चलिए भैया इसे कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको स्क्रीन पर भैया दिखा देता हूं अच्छी तरीके से, बिल्कुल हाईलाइटेड करके, है ना। देखिए ये सामने आपके उत्तर रहेगा, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम क्या है, कहानी, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत और आत्मकथा। अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर आपका रहेगा कहानी और उपन्यास में अंतर, 2 अंतर लिखने थे, तो लंबाई के आधार पर अंतर होगा, कहानी छोटी होती है ना, और जबकि उपन्यास क्या होता है, उपन्यास विस्तृत और बड़ा होता है, लंबा होता है ना। घटना है, कहानी में एक मुख्य घटना होती है, उपन्यास में कई घटना और पात्र होते हैं। इस तरीके से आंसर लिख देंगे। तो हमारे 13 नंबर तक प्रश्न होते हैं कंप्लीट। चलिए चलते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न की ओर। देख सकते हैं आपका अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया भैया, 14 नंबर प्रश्न हमारा दिया गया है, कहता है कि निपात शब्द क्या है ना। निपात शब्द क्या है, और उदाहरण अथवा में कहता है तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, है ना। देखिए इसका उत्तर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर भैया दिया जा रहा है। निपात शब्द ये रहेगा आपका, इसको बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना, है ना। और वीडियो को यार लाइक नहीं किया है ना, प्लीज़ यार लाइक कर दो, प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस तरीके से वीडियो ला पाता हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करूँ। देखिए तत्सम शब्द आपके बारे में अथवा में बताया गया है, पूरा 14 का उत्तर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आ जाता है आपका 15 नंबर प्रश्न आ जाता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। अथवा नंबर कहता है कि सालेम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, लिखिए, है ना। 2 नंबर का आपका प्रश्न है भैया। तो चलिए आपके 2 नंबर इसमें कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, देखिए ये क्वेश्चन है 15 नंबर, इसका आंसर आपके सामने ये रहेगा, मुहावरा में अंतर और लोकोक्ति में ये अंतर। मुहावरा क्या होता है, एक वाक्यांश होता है जिसका अर्थ है सामान्य अर्थ से भिन्न होता है। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। अथवा वाले का उत्तर ये रहेगा सालेम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, लिखिए। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा आंसर भैया दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चैनल को कर लो भैया सब्सक्राइब, क्योंकि अगले पेपर का इसी तरीके से मैं आपको पूरा का पूरा देने वाला हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 16 नंबर प्रश्न कहता है कि संधि और समास में कोई दो अंतर लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है भैया, है ना। और अथवा में क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य प्रयोग बनाकर लिखिए। आंख का तारा होना, आग में घी डालना। चलिए भैया दोनों क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। संधि और समास में पहले तो अंतर देख लेते हैं, है ना। ये रहेगा आपका अंतर संधि और समास में। संधि यह शब्दों के मेलों से बने नए अक्षर की ध्वनि उत्पन्न करने की प्रक्रिया है ना, मतलब दो शब्दों के मेल से बने जो होते हैं शब्द, उसे हम संधि कहते हैं ना। और ये इसका उदाहरण दिया गया साथ में। इसके बाद अथवा वाले में उत्तर लिख लेना है आपको। तो देखिए अथवा वाले में हमें मुहावरों के वाक्य प्रयोग पूछे गए थे, देख सकते हैं आप, इस तरीके से उसका उत्तर लिख लेंगे। आग का तारा होना, बहुत प्रिय होना, आग में घी डालना, क्रोध या विवाद को और बढ़ाना। इस तरीके से इसका उत्तर कर लीजिएगा। नेक्स्ट भैया हमारा क्वेश्चन कहता है
मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी। अथवा नंबर कहता है कि रीढ़ की हड्डी एक अंकी का उद्देश्य लिखिए, है ना। भैया बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो। अगला पेपर आपका सामाजिक विज्ञान का है और अन्य सारे पेपर जो हैं आपके बिल्कुल तैयारी यहाँ पे आपकी करवाई जाएगी। देखिए मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, इसका उत्तर आपके सामने दिया गया है। चलिए इसके अथवा वाले का उत्तर देख लेते हैं। इसके अथवा वाले का उत्तर आपके सामने दिया गया है, रीढ़ की हड्डी एकांकी कहानी का उद्देश्य क्या है। तो ये आपके सामने इसका उद्देश्य दिया गया है कहानी का, बिल्कुल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ से हमारे 3-3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न कहता है कि प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिला ना कोई, है ना। आपको क्या करना है, पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है ना। तो देखिए अथवा वाले का क्वेश्चन और दोनों का क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आंसर रहेगा। देखिए 18 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपके सामने दिया गया है। इसमें आप क्या लिखेंगे, यह पद्यांश जो है कबीरदास की वाणी से लिया गया है। आपके चैप्टर में कबीरदास जी के चैप्टर से लिया गया है। इसके रचयिता जो है कबीरदास जी है ना, ये रहेगा पद्यांश। इसका प्रसंग आपको लिखना है, इसमें कबीर ने सच्चे प्रेम की दुर्लभता को व्यक्त किया है। भावार्थ आपको क्या लिखना है, इस तरीके से लिख देंगे, थोड़ा और ज्यादा लिख देंगे। अथवा वाला क्वेश्चन कहता था, अथवा वाला देख लेते हैं हम। देखिए अथवा वाला एक क्वेश्चन था आपका, है ना। ये किस चैप्टर से लिया गया है, चलिए जान लेते हैं और इसका संदर्भ प्रसंग देख लेते हैं। देखिए ये रहेगा आपका, यह पंक्तियां प्रकृति के सुंदर चित्रण का उदाहरण है ना। कवि ने गंगा तट की सुंदरता को चित्रित किया है, इस तरीके से आप इसका लिख देंगे। और ये रहेगा आपका भावार्थ, है ना। इसके कवि का नाम जरूर से ढूंढ लीजिएगा, बिल्कुल याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा भैया, नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक गद्यांश। देखिए गद्यांश किस तरीके से आपका आना है, ये रहेगा आपका, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने को कहा जाएगा। दोनों बेलों का ऐसा अपमान, है ना। ये आपके मुंशी प्रेमचंद के पाठ से है और दो बेलों की कथा से है ना। 3 नंबर आपके कंप्लीट करेगा, इसका उत्तर आपके सामने रहेगा। देखिए दोनों बेलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था, इसका संदर्भ लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे पूर्वत दिया गया है जो, है ना, मतलब आपको मुंशी प्रेमचंद के पाठ से लिया गया है, दो बेलों की कथा से, है ना, लिख देंगे, है ना। इसका संदर्भ कैसा प्रसंग लिखना है, इस तरीके से लिख देंगे। व्याख्या ये रहेगी और विशेष, है ना, इस तरीके से इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे, है ना। ये आपके 3 नंबर आपको परीक्षा में देगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, अथवा में क्वेश्चन दिया गया, तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम भी हैं, है ना। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका आंसर आपके सामने रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यही आपका जो था गद्यांश था। इसका आंसर आपके स्क्रीन पर रहेगा, ये रहेगा पूरा प्रसंग रहेगा इसका, ये व्याख्या रहेगी। ये पूर्वत में आपको संदर्भ में क्या लिखना है, ये आपके लासा की ओर पाठ से लिया गया है। इसके जो रचयिता है वो है राहुल संक्रियायतन, है ना, इनको लिख दीजिएगा। ये विशेष के साथ पूरा आंसर आप कंप्लीट करेंगे, ये आपको 3 नंबर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, स्वास्थ्य ही धन है विषय पर अनुच्छेद लिखिए। इसके अथवा में कहता है कि मासिक टेस्ट को लेकर अपने कक्षा अध्यापक से की गई बातचीत लिखिए, यानी कि संवाद लेखन लिखना है, अनुच्छेद लेखन लिखना है स्वास्थ्य ही धन पर। देखिए तो इसका आंसर आपका 20 नंबर के प्रश्न का ही रहेगा। देखिए आपको केवल इतना लिखना है, देखिए यहाँ पे इतना दिया गया है, इसे ही लिखना है ना। ये आपका 20 के अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, मासिक टेस्ट को लेकर कक्षा अध्यापक द्वारा की गई बातचीत को लिखिए। तो ये आपके सामने आंसर रहेगा, इतना आंसर इसका है। थोड़ा और आगे आंसर इसका दिया गया है, चलिए वो आंसर मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये आपका कंप्लीट इसका आंसर यहाँ तक हो जाता है, ये आपके 3 नंबर का कंप्लीट रहेगा। नेक्स्ट नंबर हमारा यहाँ पे आ जाता है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए सबसे पहले आपको इसे पढ़ लेना है। देखिए आप कोई भी गद्यांश आता है आप उसे पढ़ लीजिए। इसका नाम क्या है, अपठित, मतलब ये नया आता है हर बार, है ना। देखिए तो निंदा का उद्यमहीनता और कमजोरी से होता है। देखिए इसे पढ़ लेंगे तो आप पे आसानी से उनके उत्तर बन जाएंगे। चलिए हम उत्तर देख लेते हैं, मैंने इसे पढ़ा है, मैं आपको सीधे उत्तर बता देता हूँ, है ना। ये रहेंगे आपके, देखिए उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है यहाँ पे, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। देखिए शीर्षक पूछा ही जाना है, शीर्षक क्या लिखेंगे इसका, निंदा के बारे में, है ना। तो इसका शीर्षक आपको निंदा लिख देना है, निंदक लिख सकते हैं, है ना, निंदा आप लिख दीजिएगा, आपका चल जाएगा, या निंदक भी इसका चल जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका, लोग दूसरों की निंदा क्यों करते हैं। देखिए तो हमने यहाँ पे पढ़ा, आपने पढ़ा हो ध्यान से, तो मैंने आपको बताया। देखिए निंदा करके उनके अहम को तुष्टि मिलती है ना। तो लोग निंदा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए, क्योंकि निंदा करके यहाँ पे लिख देंगे, निंदा करके उनके अहम यानी कि अहंकार, अहम को तुष्टि मिलती है। क्योंकि निंदा करके उनके अहम को, क्योंकि लिख दीजिएगा, तुष्टि मिलती है ना। मैं जल्दी जल्दी में लिख दिया, थोड़ा जैसा ही मिलती, सॉरी। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन, कहता है कि उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश किस तरीके से लिखना है, देखिए जो निंदक लोग होते हैं ना उनके बारे में लिख देना है, क्योंकि जिस चीज़ की उसमें बात की जा रही है उसी के बारे में आप लिख देंगे। देखिए इसको पढ़िए थोड़ा, इसकी 2-4 लाइन है, एक इतनी आप लाइन लिख दीजिए, है ना, मतलब इतनी सी नहीं, एक उसका सीक्वेंस होना चाहिए ठीक तरीके से। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है ना, कुछ लोग मतलब निंदा को अच्छी चीज़ मानते हैं, है ना, ऐसे करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सबकी करते हैं, इस तरीके से इसका आंसर लिख लीजिएगा। अथवा में क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों की, है ना, एक काव्यांश दिया गया है, इसे पढ़िए। अब क्वेश्चन आता है आपका, उपर्युक्त काव्यांश का शीर्षक। अब भाई इसी में दिक्कत आती है शीर्षक में, है ना। शीर्षक कैसे लिखना है, इसमें देखिए, माँ तुम्हारा ऋण, है ना, सीधी बात है, आपको इसका शीर्षक लिख देना है, मातृभूमि का ऋण, है ना, मातृभूमि का ऋण, इस तरीके से ये शीर्षक रहेगा। कवि भारत माँ को क्या अर्पित करना चाहता है। देखिए कवि कहता है, ज्ञान अर्पित
प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। तो यही इसका उत्तर लिख देना है कि कवि भारत माता को ज्ञान अर्पित करना चाहता है, प्राण भी अर्पित करना चाहता है और अपने रक्त का कण कण समर्पित करना चाहता है। इस तरीके से आपको इसका उत्तर ये लिख देना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि देश की धरती का हम पर क्या ऋण है। देश की धरती का हम पर क्या ऋण है, ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। तो इसका आपको लिखना है, देखिए देश की धरती पर हम पर क्या ऋण नहीं है यार, इसी में से आपको लिख देना है। देश की धरती पे हमें देखिए हम अपना जो है चलन फिरण कर पा रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं, है ना, मतलब देश का ऋण जो है अमूल्य है, हम उसे चुका नहीं सकते, है ना। ऋण अकिंचन, निवेदन है भारत माता से हमारा कि हम आपके ऋण को चुका नहीं सकते, आप हमारे लिए इतना कर रही हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपका आता है 22 नंबर, जिसमें आपको क्या लिखना है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति से, है ना, रहेगा। देखिए इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिखना है। देखिए आपके सामने यहाँ पे शुल्क मुक्ति का आवेदन, देखिए प्राचार्य महोदय लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, विद्यालय का नाम जो भी आपका है वही लिखेंगे, पता भी लिखेंगे, जिला जैसे टीकमगढ़ है, छतरपुर है, सागर है, जो भी आपके जिला का नाम है वो लिखेंगे, दिनांक वही डालेंगे जिस दिन लिख रहे हैं ना। देखिए शुल्क मुक्ति की एप्लीकेशन किस तरीके से लिखनी है, ये रहेगी आपकी, विषय लिखेंगे शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन, ये रहेगी आपका पूरा फॉर्मेट यही रहेगा, इसी में लिखना है ना। आपका जो भी नाम है वो आप लिखिएगा, कक्षा लिखिएगा, अनुक्रमांक लिखिएगा, रोल नंबर, है ना। अथवा में इसके क्वेश्चन कह रहा है कि अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए मित्र को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का है भैया ये, है ना। तो देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे अथवा वाले का आंसर दिया गया है, अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए आपका नाम यहाँ पे जो भी आपका नाम है लिख देंगे, है ना, मित्र का नाम लिखेंगे, यहाँ पे पता लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, जो भी है ना, मैंने जगह छोड़ दी है वही लिखना है आपको, है ना। देखिए इस तरीके से आप अपने मित्र को पत्र लिख सकते हैं। ये मैटर तो पूरा मैंने यही है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है निबंध वाला। 4 नंबर का निबंध है आपका, है ना। यहाँ पर निम्नलिखित विषयों की रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। देखिए ये सारे विषय दिए गए हैं, किसी एक विषय पर मैं आपको 2-4 पे दिखा देता हूँ, मैंने शॉर्ट टाइप में यहाँ पे लिखा है। देखिए इस तरीके से आपको रूपरेखा लिखनी है, परिचय की जगह आप प्रस्तावना भी लिख सकते हैं, है ना। देखिए इस तरीके से आप निबंध लिखना स्टार्ट करेंगे। ये आप जीवन में खेलों का महत्व की रूपरेखा इस तरीके से लिखेंगे, है ना। निबंध तो आप अपने में से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, गाइड में से जो भी आपको मिल जाएगा ना। तो इस तरीके से हम कर चुके हैं आपको 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट, है ना। और देखिए इन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आपको अगले विषय की तैयारी करनी है ना, और इनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को कर लेना भैया सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की तैयारी ऐसे ही करवा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।